सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां 100 मीटर लंबे टाइटन्स हमारी सिटीज को अपना प्लेग्राउंड बना लेते हैं। ह्यूमैनिटी बस किसी तरह जिंदा है, एक सेवियर के लिए बेताब। और फिर है चेंडू, एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट, एक बुलीड लूजर, फूड चेन के बिल्कुल बॉटम पर। कम से कम दुनिया तो यही सोचती है, क्योंकि जब चेंडू सोता है तभी असली हंट शुरू होती है। अपने सपनों में वो क्रिस्टल को एंडलेस मॉन्स्टर्स की लहरों से डिफेंड करता है और लूट एसएसएस गॉड लेवल स्किल्स जो वो रियलिटी में वापस लेकर आता है। जब दुनिया उसका मजाक उड़ाती है, वो अपनी नींद में ग्राइंड कर रहा होता है, वो गॉड बनने के लिए जो सब पर राज करेगा। हर तरफ जोरदार धमाके हो रहे थे। लोग दहशत में थे, इधर उधर भाग रहे थे और ऊपर से लगातार मुसीबतें बरस रही थीं जो सीधे जमीन से टकरा रही थीं। उन्हीं में से एक क्रिस्टल सीधा एक आदमी की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो क्रिस्टल उसके दिल में आके धंसता है, उसका पूरा शरीर उसकी ऑरा से चमकने लगता है। लियांग सिटी नंबर 1 हाई स्कूल में एक अनाउंसर घोषणा कर रहा था कि छात्रों को पहले से ही पता होना चाहिए कि भविष्य में एक एलीट मार्शल आर्टिस्ट बनने की कोई उम्मीद है तो वो सिर्फ होंगजी क्लास में प्रवेश लेकर ही है। वो बताता है कि प्लेसमेंट एग्जाम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का सिमुलेशन है, जिसमें एक रिटन एकेडमिक टेस्ट और एक मार्शल आर्ट्स असेसमेंट शामिल है। कुल स्कोर 750 का होगा, जिसमें एकेडमिक सब्जेक्ट्स के 225 अंक होंगे और मार्शल एग्जाम के 525 अंक होंगे। वो कहता है कि उसे उम्मीद है कि सभी छात्र जो कुछ भी उन्होंने सीखा है उसे सही ढंग से लागू करें और सवालों के जवाब ध्यान से दें। इसके बाद अनाउंसर कहता है कि कुल स्कोर में से सिर्फ टॉप 10 छात्र ही होंगजी क्लास में प्रवेश कर पाएंगे। वो ये भी घोषणा करता है कि एकेडमिक एग्जाम जल्द ही शुरू होगा और सभी छात्रों से कहता है कि वे अनुशासित तरीके से एग्जाम हॉल में प्रवेश करें। इन्हीं छात्रों में से एक छात्र सोच रहा था कि ये मार्शल आर्टिस्ट बनने का एक मौका है। वो याद करता है कि कैसे हाई स्कूल के पहले साल में वो अचानक कोमा में चला गया था और उसके माता पिता ने उसकी सेहत को लेकर चिंता में उसे 2 साल की मेडिकल लीव दिलवा दी थी। उसे लगता है कि शायद ये उसकी आखिरी चांस है मार्शल आर्टिस्ट बनने की और उसे इसे हर हाल में पकड़ना होगा। आगे बढ़ते हुए उसकी नज़र एक समूह पर पड़ती है। उनमें से एक कहता है, अरे ये तो चेंडू नहीं है, ये सच में एग्जाम देने आ गया। वो उधर देखो कहता है और दावा करता है कि उसने तो पहले ही सबको बताया था कि कोई भी होंगजी क्लास में ट्राई कर सकता है। चेंडू ने पहले ही साल में 2 साल की छुट्टी ले ली थी, फिर भी एग्जाम देने की हिम्मत कर रहा है। आजकल के लड़कों में सच में ज्यादा हिम्मत होती है। बीमार पड़ा, 2 साल गायब रहा और अब सीधे होंगजी क्लास के एग्जाम में कूद पड़ा। वो तंज कसते हुए कहता है कि चेंडू कहीं खुद को कोई जीनियस तो नहीं समझता। चेंडू उस लड़के का हाथ जोर से पकड़ लेता है और कहता है कि चिंता दिखाने के लिए धन्यवाद, लेकिन बेहतर होगा कि वो इस पर ध्यान दे कि आने वाला एग्जाम वो कैसे पास करेगा। ये कहकर वो उसका हाथ छोड़ देता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। ये देखकर दूसरा लड़का कहता है कि ये बच्चा तो साफ साफ फर्स्ट ईयर में बुलीड हुआ होगा, फिर अब इतना एरोगेंट क्यों बन रहा है। वो सुझाव देता है कि एग्जाम के बाद इसे कुछ खास दिया जाना चाहिए। लेकिन जिसका हाथ पकड़ा गया था वो मन ही मन सोचता है कि इस लड़के की ग्रिप स्ट्रेंथ शायद कुछ ज्यादा ही है। एक और कहता है कि वो बेवकूफ है और अगर अभी कुछ शुरू किया और पकड़े गए तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। उसके मुताबिक मार्शल आर्ट्स एग्जाम तक इंतजार करना ही बेहतर है। फिर गुस्से से भरे चेहरे के साथ वो कहता है कि अगर एग्जाम के दौरान गलती से वो उसे अपाहिज कर दे तो कोई कुछ कह भी नहीं पाएगा। उधर चेंडू पेपर को देखते हुए सोच रहा था। सवाल था, वर्तमान वर्ल्ड बैकग्राउंड और हाई मार्शल कैलेंडर के इनिशियल डे का संक्षिप्त वर्णन करो। वो पढ़ता है कि एग्जाम की शुरुआत कॉमन नॉलेज से होती है। ओल्ड एरा वर्ष 2842 में एक अन्य लोक सिविलाइजेशन की खोज हुई और उसने पृथ्वी पर आक्रमण किया। मानवता ने न्यूक्लियर वेपन से जवाब दिया। 2 साल बाद पूर्ण न्यूक्लियर हार हुई और मरने वालों की संख्या 5 अरब से ज्यादा हो गई। वैश्विक न्यूक्लियर रेडिएशन के तहत इंसानों ने अपने फिजिकल लिमिटर्स तोड़ दिए और एवोल्यूशन शुरू हो गया। 27 अगस्त ओल्ड एरा वर्ष 2860 को सभी वयस्कों की लाइफ इंटेंसिटी लेवल 2 तक पहुंच गई। उसी दिन ओल्ड एरा का अंत हुआ और न्यू एरा की शुरुआत हुई, जिसे हाई मार्शल कैलेंडर का इनिशियल डे कहा गया। दूसरा सवाल हाई मार्शल इराकी इनिशियल वॉर में योगदान देने वाली महत्वपूर्ण हस्तियों के बारे में था। तीसरा सवाल उन गलत पॉलिसीज पर था जो अलग अलग देशों ने वर्ल्ड ऑर्डर की बहाली के लिए प्रस्तावित की थीं। चौथा सवाल और आगे इसी तरह थे। सब कुछ पूरा करने के बाद वो पेपर सबमिट करता है और कुर्सी से टिककर सोचता है कि जैसा सोचा था उसे फुल मार्क्स ही मिले होंगे। फिर वो याद करता है कि असल में वो 2 साल तक कोमा में नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चोट की वजह से वो बार बार एक स्ट्रेंज स्पेस में प्रवेश करता रहा। उसी स्पेस से मिले रिवॉर्ड्स ने उसकी मेंटल पावर को अवेकन किया और उसे फोटोग्राफिक मेमोरी दे दी। यही वजह थी कि 2 साल स्कूल से दूर रहने के बावजूद उसमें एग्जाम देने का पूरा कॉन्फिडेंस था। लेकिन अफसोस, एकेडमिक्स में परफेक्ट स्कोर भी सिर्फ 225 पॉइंट्स का है, इसलिए उसे मार्शल आर्ट्स एग्जाम के लिए घर जाकर सही तरह से तैयारी करनी होगी। घर पहुंचकर चेंडू कहता है कि वो वापस आ गया है।
उसके पापा कहते हैं कि समय बिल्कुल सही है और खाने की तैयारी करने को कहते हैं। चलते हुए चेंडू की जीभ से कोई कार्ड गिर जाता है। तभी उसकी माँ जमीन पर पड़े उसे देख लेती है और उसे डांटते हुए कहती है कि इतना क्लमजी मत रहा कर और एग्जाम एडमिशन टिकट संभाल कर रखना। बाद में सब मिलकर अच्छा सा खाना खाते हैं। तभी अचानक कोई कहता है, ये देखो, ये क्या है? चेंडू तुरंत पहचान लेता है और कहता है कि ये ची ब्लड पाउडर है और अपने पापा से पूछता है कि ये कहाँ से आया। उसके पापा बताते हैं कि चूंकि वो होंगजी क्लास का एग्जाम देने वाला है, इसलिए स्कोर बढ़ाने के लिए उन्होंने ची ब्लड पाउडर खरीदा है। चेंडू कहता है कि वो बिना इस चीज के भी पास कर सकता है। उसके पापा उसे समझाते हैं कि हर समय ज्यादा मत सोचा कर। वो कहते हैं कि भले ही वो खुद मार्शल आर्टिस्ट ना बन पाए, लेकिन चेंडू हो या उसकी बहन, परिवार कुछ मार्शल आर्टिस्ट्स को सपोर्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, पैसे का कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। ये सुनकर चेंडू बस कहता है, लेकिन मन में सोचता है कि ची ब्लड पाउडर की एक बोतल 20,000 की आती है और इसे खरीदने में शायद घर की सारी सेविंग्स लग गई हों। आज के समाज में अगर मार्शल आर्टिस्ट नहीं बने तो अपने परिवार की सुरक्षा की भी गारंटी नहीं रहती। मेडिटेशन करते हुए वो आगे सोचता है कि कल का एग्जाम स्मूथ जाएगा या नहीं, ये पूरी तरह आज रात पर निर्भर करता है। ध्यान लगाते लगाते वो फिर उसी अजीब जगह पहुंच जाता है। वहां एक तलवार पड़ी होती है जिसे वो तुरंत उठा लेता है। तभी ढेर सारे मॉन्स्टर्स प्रकट होने लगते हैं। वो सोचता है कि उस कोमा के बाद से हर बार सोने पर वो इसी क्रिस्टल स्पेस में आ जाता है। इस जगह पर कई मॉन्स्टर्स हैं और उनका लक्ष्य क्रिस्टल को नष्ट करना है। उसे क्रिस्टल की रक्षा के लिए उनसे लड़ना पड़ता है। अगर क्रिस्टल टूट गया तो वो पूरे अगले दिन के लिए कोमा में चला जाता है। लेकिन अगर वो इस स्पेस में क्रिस्टल की रक्षा करते हुए मर जाता है तो वो तुरंत जाग जाता है और पूरे दिन एनर्जी से भरा रहता है। शुरुआत में वो अपनी जान दांव पर लगाने से डरता था, जिससे वो बार बार कोमा में चला जाता था। बाद में जब उसे ये रूल समझ आया कि मरने से अबंडेंट एनर्जी मिलती है, तब हालात बेहतर हुए। जैसे जैसे वो और ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारता जाता है, उसे एहसास होता है कि इसके फायदे भी हैं। हर बार जब वो मॉन्स्टर्स की एक वेव को सफलतापूर्वक रोकता है, उसकी मेंटल पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है। मेंटल पावर में इस बढ़ोतरी ने उसकी मेमोरी और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को हास्यास्पद हद तक मजबूत बना दिया है। 2 साल स्कूल छोड़े रहने के बाद भी वो बहुत कुछ कर पा रहा है। जल्द ही नोटिफिकेशंस आने लगते हैं कि अगली वेव के मॉन्स्टर्स 30 सेकंड्स में आएंगे। ये सिलसिला चलता रहता है और वो उन्हें खत्म करता जाता है। फिर नोटिफिकेशन बताता है कि अफसोस की बात यह है कि क्रिस्टल की सिर्फ पहली सक्सेसफुल डिफेंस ही इफेक्टिव है। और मॉन्स्टर्स को काटते हुए चेंडू कहता है, पैनल ओपन करो। पैनल सामने आता है और वो सोचता है कि उसकी करंट स्टैट्स शायद होंगजी क्लास में प्रवेश और भविष्य में एलीट मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए अभी काफी नहीं है। स्टैट्स में दिखता है, नाम चेंडू, लाइफ इंटेंसिटी लेवल 5.1, मेंटल पावर लेवल 5, लिफ्टिंग स्ट्रेंथ 1000 जिन, स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, मार्शल स्किल फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड आर्ट टियर 1 89%, डिफेंडेड वेव्स 4/5 इनकम्प्लीट, 4/10 incomplete, 4/15 incomplete, 4/20 incomplete, 4/25 incomplete, 4/30 incomplete, 4/35 incomplete। फिर नोटिफिकेशन आता है कि 5वीं वेव के मॉन्स्टर्स आने वाले हैं और प्लेयर को तैयार रहने को कहा जाता है। जैसे ही और मॉन्स्टर्स आग उगलते हुए आते हैं, चेंडू कहता है, आ गया, और फ्लेम्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। वो फायर ब्रेथ के बारे में सोचते हुए खुद को संभालता है। लड़ते लड़ते वो एक क्लॉ को फटते हुए देखता है और तलवार से उस पर वार करता है। फिर एक टेल व्हिप आता है जिसे वो कूदकर बच जाता है। मन में वो सोचता है कि इतनी बार मरने के बाद अब वो मॉनिटर लिजर्ड के अटैक पैटर्न्स और रिदम को पूरी तरह समझ चुका है। लड़ाई जारी रहती है और एक जोरदार वार मॉन्स्टर पर पड़ता है जिससे वो गिरने लगता है। चेंडू सोचता है कि ये बज़र्क हो गया है। उसे थोड़ी चोट लगती है और वो मानता है कि उससे लापरवाही हो गई थी, लेकिन गनीमत है कि गंभीर चोट नहीं आई। मॉन्स्टर फिर से अपने क्लॉस से हमला करने की तैयारी करता है। चेंडू आगे बढ़ता है, खुद को बार बार शांत रहने को कहता है और सोचता है कि इस बार वो जरूर जीतेगा। दूरी कम करते हुए वो छलांग लगाता है और अपनी ऑरा के सहारे मॉन्स्टर के खुले मुंह की ओर सीधा बढ़ता है। मॉन्स्टर सोचता है कि वो इस इंसान को सीधे निगल लेगा, लेकिन जबड़े बंद होने से ठीक पहले चेंडू तेजी से पीछे की ओर पलट जाता है। उसी पल वो देखता है कि उसकी तरफ फायर ब्रेथ की एक धारा आ रही है। फिर भी वो इसे भी चकमा दे देता है। वो सोचता है कि छोटे शरीर के अपने फायदे होते हैं, जैसे तेजी से हिलना और आसानी से रिएक्ट करना। फिर वो अपनी तलवार आगे की ओर फेंकता है। तलवार सीधे ड्रैगन की ओर जाती है और ड्रैगन दर्द से चीख उठता है। चेंडू कहता है, एजिलिटी, और अपनी तलवार वापस पकड़ लेता है।
उसके दिमाग में ड्रम्स और गॉन्ग्स की गूंज सुनाई देती है। जैसे ही वो तलवार के एक जबरदस्त बीम अटैक से ड्रैगन को खत्म कर देता है। वो ड्रैगन पर बार बार वार करता है। आखिरकार ड्रैगन गिर जाता है। उसके ऊपर वो विजयी मुद्रा में खड़ा होता है और नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। नोटिफिकेशन कहता है, होस्ट को 5 वेव्स के मॉन्स्टर अटैक्स को सफलतापूर्वक रोकने पर मेंटल पावर लेवल में 1 की वृद्धि हुई है। दूसरा नोटिफिकेशन कहता है, होस्ट ने 5 में से 5 डिफेंसिव वेव्स पूरी कर ली हैं और उसे वॉइड इमॉर्टल विजुअलाइजेशन मेथड प्राप्त हुआ है। ये देखकर चेंडू सोचता है कि मेंटल पावर बढ़ने की बात तो ठीक है, लेकिन विजुअलाइजेशन मेथड बिल्कुल अलग चीज है। उसे याद आता है कि स्कूल में बताया गया था कि विजुअलाइजेशन मेथड एक रेयर टेक्निक होती है जिससे मेंटल पावर को एक्टिवली कल्टिवेट किया जा सकता है। वो सोचता है कि भले ही सिस्टम रिवॉर्ड से मेंटल पावर बढ़ती रहे, लेकिन ऐसी चीजें जितनी ज्यादा हों उतना ही अच्छा है। फिर नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट को तैयार रहना चाहिए क्योंकि अगली वेव के मॉन्स्टर्स जल्द ही आने वाले हैं। ये देखते ही चेंडू सामने देखता है जहां शैडोई फिगर्स का एक बड़ा समूह सीधा उसकी ओर बढ़ रहा होता है। वो सोचता है कि उनकी लाइफ इंटेंसिटी उससे एक लेवल ज्यादा है और उनकी संख्या पूरे 30 है। उसे एहसास होता है कि ये लेवल वो अभी जल्दी पार नहीं कर पाएगा, इसलिए वो मेडिटेशन रोक देता है और सोचता है कि अभी इसे छोड़ देना चाहिए और पहले विजुअलाइजेशन मेथड को ठीक से देख लेना चाहिए। वो एक वर्चुअल बुक पढ़ना शुरू करता है और जो वो देखता है उसे झकझोर कर रख देता है। एक बार फिर वो खुद को एक बिल्कुल नए तरह के क्षेत्र में पाता है जहां एक विशाल शैडोवी फिगर मुस्कुराते हुए उसे देख रहा है। अब चेंडू समझ जाता है। तो बात यह है और यही वजह है कि इसे विजुअलाइजेशन मेथड कहा जाता है। वो सोचता है कि जब तक वो उस विशाल आकृति को निहारता रहेगा, वो उसे एक ट्रायल से गुजारेगी। वो मेडिटेशन जारी रखता है और जल्द ही उसके शरीर से ऑरा बाहर बहने लगती है। उसी पल उसकी बहन अंदर आती है और कहती है कि खाने का समय हो गया है। वो तुरंत आंखें खोलता है और उठने लगता है। वो महिला मुस्कुराकर कहती है कि अब वो थोड़ा हैंडसम लग रहा है। चेंडू आगे बढ़कर उसके सिर पर हल्की सी टपली मारता है और कहता है कि क्या उसका भाई पहले हैंडसम नहीं था। वो तुरंत जवाब देती है कि पहले भी हैंडसम था और उसे सिर रगड़ने से रोकती है क्योंकि उसके बाल खराब हो रहे हैं। चेंडू बस मुस्कुराता है और उसे छेड़ता रहता है और दोनों डिनर के लिए तैयार होते रहते हैं। साफ दिखता है कि उनका रिश्ता काफी करीबी और प्लेफुल है। वो फिर पूछती है कि क्या उसका भाई पहले इतना हैंडसम था। चेंडू मन ही मन सोचता है कि वो पहले से थोड़ा अलग लग रहा है और उसे शक होता है कि शायद ये वॉइड इमॉर्टल विजुअलाइजेशन मेथड का असर है। बाद में खाना खत्म करने के बाद वो अपने पापा और लिटिल फिश से कहता है कि वो एग्जाम के लिए निकल रहा है। वे उसे रास्ते में सावधान रहने को कहते हैं। लियांग सिटी नंबर 1 हाई स्कूल के जिम्नेजियम में चेंडू प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो सोचता है कि वॉइड इमॉर्टल विजुअलाइजेशन मेथड वाकई काफी इफेक्टिव है और वो अपने शरीर के हर पहलू में साफ सुधार महसूस कर सकता है। उसी समय पीछे से एक आवाज आती है, अरे ये तो वही जीनियस स्टूडेंट चेंडू नहीं है जिसने 2 साल की सस्पेंशन ली थी। फिर वही गैंग है क्या? वो कहता है कि सस्पेंशन से पहले चेंडू बिल्कुल लास्ट रैंक पर था, फिर भी 2 साल स्कूल से बाहर रहने के बाद वो होंगजी क्लास असेसमेंट देने की हिम्मत कर रहा है। वो तंज कसते हुए पूछता है कि क्या ये महान फिलैंथ्रोपिस्ट बॉटम रैंक सुरक्षित करने आया है। चेंडू शांति से जवाब देता है कि ये उससे तो बेहतर है, जिसने एकेडमिक लेसन्स भी पास नहीं किए। ग्रुप का लीडर गुस्से में आ जाता है और चेंडू से कहता है कि ज्यादा आगे ना बढ़े। चेंडू जवाब देता है कि उसने किसी का नाम नहीं लिया और अगर बात उन पर लागू नहीं होती तो उन्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। एक और लड़का बीच में आकर कहता है कि बस बहुत हुआ और असली मायने असेसमेंट का ही है। वो चेतावनी देता है कि अगर सच में कुछ हो गया और कोई टीचर आ गया तो नुकसान फायदे से ज्यादा होगा। ग्रुप जाने लगता है, लेकिन उनका लीडर पलटकर चेंडू से कहता है कि इंतजार कर, उसे जल्द ही उसका फल मिलेगा। जैसे ही चेंडू आगे बढ़ने वाला होता है, उसका एक दोस्त आकर कहता है कि वो तो गया। चेंडू कहता है कि कोई बात नहीं, जो भी आएगा वो सामना करेगा। दोस्त कहता है कि बात सिर्फ सामना करने की नहीं है और चेंडू नहीं समझेगा क्योंकि वो 2 साल सस्पेंडेड रहा है। वो उनकी ओर इशारा करके कहता है कि वो लड़का फेंग रुई इतना बेकाबू इसलिए है क्योंकि उसका सेकंड अंकल अब स्कूल का डीन ऑफ स्टूडेंट्स है। अफवाह है कि डीन ऑफ स्टूडेंट्स ने इस साल के मार्शल आर्ट्स असेसमेंट के सवाल पहले ही फेंग रुई को लीक कर दिए हैं। ये सुनकर चेंडू सोचता है कि लगता है उसे फेंग रुई और टीचर्स की साजिश से सावधान रहना पड़ेगा। जल्द ही घोषणा होती है कि मार्शल आर्ट्स असेसमेंट को स्ट्रेंथ टेस्ट और कॉम्बैट ड्यूअल में बांटा गया है। एक आवाज कहती है कि उम्मीदवार एग्जाम नंबर के क्रम में 10-10 के ग्रुप बनाएं, संबंधित एग्जाम एरिया में जाएं और पहले स्ट्रेंथ टेस्ट दें। दोस्त चेंडू से कहता है कि एग्जाम शुरू होने वाला है, ज्यादा मत सोच और बस लाइन में लग जा। उसी समय वो मन ही मन सोचता है कि चेंडू सच में काफी केयरफ्री है।
आगे बढ़ते हुए वो एक विशाल बिग कैट के सामने रुकते हैं। एक आवाज़ घोषणा करती है कि ये एग्जाम लास्ट प्लेस एलिमिनेशन सिस्टम पर आधारित है और सभी से पूरी ताकत से सैंडबैग पर वार करने को कहा जाता है। चेतावनी दी जाती है कि जिनका वैल्यू कम होगा वे एलिमिनेट हो जाएंगे। दोस्त बताता है कि सभी को एक साथ सैंडबैग पर वार करना है और हर ग्रुप में लास्ट प्लेस वाला सीधे बाहर हो जाएगा। वो शिकायत करता है कि इस साल का स्ट्रेंथ टेस्ट मैकेनिज्म बहुत ही पर्वर्टेड है। चेंडू सोचता है कि आगे कॉम्बैट ड्यूअल भी है, इसलिए उसे अपनी ताकत सही तरह से रिजर्व करनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए वो सोचता है कि उसे स्पीड से जीतना होगा। जैसे ही वो अपनी मुट्ठी तैयार करता है, पास ही कोई हंसते हुए कहता है कि ये तो पीस ऑफ केक है और उसके पास भरपूर ताकत है। फिर पहले ग्रुप का असेसमेंट शुरू होता है। सभी पूरी ताकत से सैंडबैग पर मुक्के मारते हैं और बिग कैट दर्द से चीखने लगता है। भीड़ चीयरिंग करने लगती है, बॉस कमाल का है, फेंग रुई वाकई बहुत स्ट्रांग है। कोई कहता है कि उसने सुना है फेंग रुई की करंट स्ट्रेंथ लगभग 1400 जिन तक पहुंच चुकी है। कोई और कहता है कि उनका बॉस फर्स्ट प्लेस पर है और इस राउंड में कोई तो एलिमिनेट होने वाला है। लेकिन अचानक सब हैरान रह जाते हैं जब बिग कैट को और भी ज्यादा गंभीर डैमेज होता है। अगले ही पल एक आवाज अविश्वास से चिल्लाती है, ये क्या हो रहा है? लेवल 5.1 लाइफ इंटेंसिटी के साथ 1500 जिन की पंचिंग फोर्स। वो पूछता है कि ये चेंडू किस क्लास का है, क्या वो सच में इतना अमेजिंग है और उसका नाम पिछले साल ग्रेड के टॉप 50 में क्यों नहीं था? दोस्त उत्साहित होकर चिल्लाता है कि यही उसे अपने भाई से उम्मीद थी, लेकिन दिल ही दिल में वो भी शॉक्ड होता है और सोचता है कि ये तो पागलपन है, कब से उसका भाई इतना जबरदस्त हो गया। चेंडू सोचता है कि लेवल 5.1 लाइफ इंटेंसिटी पर पंचिंग फोर्स लगभग 1000 जिन होनी चाहिए, लेकिन उसने 1500 जिन का वार किया। वो सोचता है कि होंगजी क्लास में भी कोई ऐसा नहीं कर सकता। क्या रेगुलर क्लास में सच में इतना फॉर्मिडेबल स्टूडेंट है? क्या चेंडू की मार्शल स्किल कुछ खास है? वो फाइल मंगवाने को कहता है। सेक्रेटरी तुरंत फाइल थमा देती है। वो पढ़ते हुए सोचता है कि रेगुलर क्लास का एक छात्र जिसने 2 साल की सस्पेंशन ली थी, मार्शल स्किल में टियर 1 पर 55% मास्टरी तक पहुंच गया। फिर उसे लगता है नहीं, शायद अब ये और भी ज्यादा हो चुकी है। दृश्य चेंडू पर लौटता है और वो सोचता है कि आज दोपहर वो चेंडू की असली ताकत को अच्छे से देखेगा। बाद में कॉम्बैट रिंग में एक स्टाफ मेंबर घोषणा करता है कि जिन छात्रों के नाम पुकारे जाएं वे कॉम्बैट ड्यूअल के लिए स्टेज पर आएं। वो पहले चेंडू का नाम लेता है, फिर फेंग रुई का। फेंग रुई हंसने लगता है। यही वो पल है जिसका वो इंतजार कर रहा था। आसपास के छात्र बात करने लगते हैं। कोई कहता है कि भले ही चेंडू अभी अभी स्कूल लौटा हो, लेकिन उसका स्ट्रेंथ स्कोर बेहद इंप्रेसिव है। क्या वो इस बार जीत पाएगा? दूसरा छात्र कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, फेंग रुई ही जरूर जीतेगा। असली कॉम्बैट मार्शल स्किल पर निर्भर करता है, सिर्फ ज्यादा स्ट्रेंथ होना कोई बड़ा फायदा नहीं है। स्टेज पर दोनों अपने हथियार तैयार करते हैं। फेंग रुई कहता है कि चेंडू ये ना सोचे कि पिछली बार जीत गया तो इस बार भी उतना लकी होगा। चेंडू जवाब देता है कि उसे उम्मीद है फेंग रुई बाद में भी इतना ही एरोगेंट रह पाएगा। दोनों आगे झपटते हैं और कोई चिल्लाता है, मार्शल आर्ट्स स्टॉप वॉर। तेज ऑरा के साथ उनकी तलवारें टकराने ही वाली होती हैं और चेंडू भी पूरी तैयारी के साथ वार करता है। वो डॉज करते हैं, कूदते हैं और बार बार वार करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार चेंडू एक हिट लगा देता है। लड़ाई जारी रहती है और चेंडू सोचता है कि होंगजी क्लास में जाने वाला इंसान वही होगा। इस पल फेंग रुई पूरी तरह भड़क जाता है। वो तलवार उठाते हुए कहता है कि चेंडू की रेपुटेशन वाकई बेकार नहीं है। वो लगातार कई स्वॉर्ड अटैक्स करता है। चेंडू उनमें से कई को डॉज करता है और अपनी तरफ से भी कई स्लैशेस मारता है। फिर फेंग रुई कहता है कि अब वो चेंडू को गिरा देगा और एक फिनिशिंग अटैक करता है, लेकिन चेंडू उसे भी डॉज कर लेता है। खुद को संभालते हुए चेंडू सोचता है कि इंसानों के साथ एक्चुअल कॉम्बैट क्रिस्टल स्पेस में मॉन्स्टर्स से लड़ने से थोड़ा अलग होता है, इसलिए उसे नए ट्रिक्स इस्तेमाल करने होंगे, क्योंकि उसका अपोनेंट भी ऐसा ही कर रहा है। अचानक दुश्मन फिर हमला करता है। फिर वो दोबारा चार्ज करता है। चेंडू ब्लॉक करने की कोशिश करता है और साथ ही काउंटर अटैक भी करता है। इस बार वो अपर हैंड ले लेता है और दुश्मन खांसने लगता है। दुश्मन एक और डैगर से स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन चेंडू सब कुछ साफ देख रहा होता है। वो पहले से तैयार होता है और सीधा दुश्मन के सिर पर फाइनल स्ट्राइक करता है। जैसे ही दुश्मन जमीन पर गिरता है, चारों तरफ चीयरिंग शुरू हो जाती है। दोस्त होश में आता है और कहता है कि डार्क हॉर्स तो सच में उसका भाई निकला। कोई और चिल्लाता है, ये क्या हो गया? चेंडू सच में जीत गया। कोई अविश्वास में कहता है, कहीं चेंडू ने छुपकर ड्रग्स तो नहीं लिए? उसी समय एक स्टाफ मेंबर घोषणा करता है कि मेडिकल टीम फेंग रुई की हालत जांचे और अगले कॉम्बैट ड्यूअल के छात्रों को तैयार रहने को कहता है। फिर वो चेंडू को रोकता है और कहता है कि वो जरा रुक जाए। चेंडू रुकता है, झुककर टीचर लिंग से कहता है कि वो अभी थोड़ा एंग्शियस था और अपनी फोर्स ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए माफी चाहता है। टीचर लिंग कहता है कि कॉम्बैट ड्यूअल में चोट लगना नॉर्मल है और अगली बार ध्यान रखने को कहता है। वो ये भी कहता है कि चेंडू ने आज काफी मेहनत की है और घर जाकर स्ट्रेच करना ना भूले।
चेंडू टीचर का धन्यवाद करता है। दिल में वो सोचता है कि फेंग रुई को इतनी बुरी तरह हराने के बावजूद उसे कोई असली चोट नहीं लगी। शायद ये मार्शल स्किल की क्रशिंग सुपीरियॉरिटी की वजह से है। टीचर लिंग फिर वैंग चाय से प्रिंसिपल को बुलाने को कहता है। बाद में चेंडू निकलते हुए सोचता है कि अभी काफी समय है और उसके पापा व छोटी बहन देर से लौटेंगे। जब वो वर्चुअल कॉम्बैट कैप्सूल के पास पहुंचता है तो सोचता है कि भले ही वो वन ऑन वन स्पारिंग पार्टनर अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अच्छी बात है कि स्कूल ने हर छात्र को ऐसा कैप्सूल दिया है। उसके अंदर लेटते ही वो समान लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से कॉम्बैट के लिए मैच कर सकता है। वो याद करता है कि क्रिस्टल स्पेस में लगातार मॉन्स्टर्स से लड़ने की वजह से उसने वर्चुअल कॉम्बैट सिस्टम ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए उसका करंट रैंक सिर्फ ब्रॉन्ज है। मशीन से कनेक्ट करते हुए वो सोचता है कि फेंग रुई आज बुरी तरह हारा है और शायद अब वो लोगों को भेजेगा ताकि चेंडू होंगजी क्लास में प्रवेश न कर सके। जैसे ही कैप्सूल एक्टिवेट होता है, वर्चुअल कैप्सूल का कॉम्बैट रिकॉर्ड अपने आप ब्लू स्टार यूथ लिस्ट पर दर्ज हो जाता है। ये लिस्ट खास तौर पर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए बनाई गई थी और इसे जीनियस लिस्ट भी कहा जाता है। ये पूरी दुनिया के इकोस्फीयर्स द्वारा मान्यता प्राप्त मार्शल स्किल स्ट्रेंथ रैंकिंग है। होंगजी क्लास के अंदर भी अभी तक कोई इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाया है। कैप्सूल के अंदर बैठे हुए चेंडू सोचता है कि अगर वो ब्लू स्टार यूथ लिस्ट में रैंक हासिल कर ले तो वो सिर्फ अपनी ताकत के दम पर होंगजी क्लास में प्रवेश पाने का मौका जरूर हासिल कर लेगा। वर्चुअल स्पेस के अंदर वो इधर उधर घूमना शुरू करता है और कहता है कि क्रिस्टल स्पेस मिलने के बाद से उसने वर्चुअल कैप्सूल का इस्तेमाल ही नहीं किया था, इसलिए वो पहले एक वार्म अप मैच से शुरुआत करेगा। जल्द ही वो एक मास्क पहनता है और चारों ओर देखता है। वो बुदबुदाता है, अपोनेंट कहाँ है? उसी पल अचानक एक आवाज आती है कि उसकी रिएक्शन बहुत स्लो है। उसी समय ऊपर से एक महिला हमला करती है। ऊपर से होते इस हमले को देखकर चेंडू सच में चौंक जाता है। वो महिला पलटकर पीछे की ओर फ्लिप करती है और हल्के से जमीन पर उतरती है। फिर कहती है कि उसकी रिएक्शन स्पीड ठीक ठाक है। साफ है कि वो थोड़ी इम्प्रेस्ड है। वो आगे जोड़ती है कि ये कोई स्कूल एग्जाम नहीं है और उसे अपोनेंट को साफ साफ देखकर हेलो कहने के बाद ही लड़ने की जरूरत नहीं है। चेंडू कहता है कि उसने सबक सीख लिया है, लेकिन अब वो उसे स्नीक अटैक का एक और मौका नहीं देगा। वो अपनी तलवार घुमाना शुरू करता है, लेकिन महिला बेहद ग्रीसफुल तरीके से हर वार को डॉच कर लेती है और कई बार काउंटर भी करती है। ये चेंडू को और भी हैरान कर देता है। जब चेंडू पेल ड्रैगन पॉइंट थ्रस्ट का इस्तेमाल करता है, तब भी उसे ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता। महिला इशारा करके कहती है कि उसने अभी जो इस्तेमाल किया वो साफ तौर पर पेल ड्रैगन पॉइंट थ्रस्ट था, लेकिन उसने थ्रस्ट के लिए नॉर्मल स्वॉर्ड स्लैश जैसा मूवमेंट किया। वो उसे पीछे धकेलते हुए कहती है कि फ्लोइंग लाइट फॉर्म का इस्तेमाल किसी एक फिक्स्ड फॉर्म में बंधा होना नहीं चाहिए और उसे मार्शल आर्ट के एसेंस पर ज्यादा सोचना चाहिए। चेंडू को उलझन होती है। वो सोचता है कि वो सही कह रही है, आखिर स्वॉर्ड मूव्स को फॉर्म में क्यों बांधना चाहिए, लेकिन साथ ही वो ये भी सोचता है कि उसने उसकी स्वॉर्ड स्किल को इतनी आसानी से पहचान कैसे लिया। चेंडू को डिस्ट्रैक्टेड देखकर महिला उसे फोकस न खोने की चेतावनी देती है। चेंडू सोचता है कि वो बेहद स्ट्रांग है और वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा कि उसने किस तरह की फाउंडेशनल मार्शल आर्ट सीखी है। जैसे जैसे वो उसे पूरी तरह ओवरवेल्म करती जाती है, चेंडू के मन में बार बार सवाल आता है, आखिर ये है कौन? एक और एक्सचेंज के बाद महिला कहती है कि वो केयरलेस हो गया। जमीन पर पड़े चेंडू को अविश्वास में बस यही सोच आता है कि ये स्नीकी कैंपर सच में उसे हरा गई। एक नोटिफिकेशन आता है, उसने लिटिल गर्ल सेलिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स के खिलाफ हार झेली है और उसके विक्ट्री पॉइंट्स 10 कम कर दिए गए हैं। अब भी जमीन पर लेटे हुए चेंडू सोचता है कि रॉ पावर से वो साफ जीत सकता था, लेकिन वो लगातार स्नीक अटैक्स करती रही। उसके शब्द याद आते हैं, मार्शल आर्ट के एसेंस के बारे में सोचो। वो आगे सोचता है कि फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड आर्ट में कुल 4 फॉर्म्स हैं और जो फॉर्म उसने अभी तक पूरी तरह मास्टर नहीं की है वो है पेल ड्रैगन पॉइंट थ्रस्ट, एक थ्रस्टिंग मूव के रूप में। इसका एट्रीब्यूट असैसिन्स के ज्यादा करीब है। उसे अचानक एहसास होता है कि असैसिन स्नीक अटैक्स में माहिर होते हैं, जबकि उसका फाइटिंग स्टाइल हमेशा फ्रंटल रहा है। वो तय करता है कि एक्चुअल कॉम्बैट में इस सोच को टेस्ट करेगा। जल्द ही वो एक और बैटल में प्रवेश करता है। इस बार उसके सामने एक विशाल और भारी अपोनेंट प्रकट होता है जो एक वेपन पकड़े होता है। चेंडू सोचता है अभी अभी स्नीक अटाकर मिला था और अब वेपन काउंटर वाला अपोनेंट, ये कैसा गॉड टियर मैच मेकिंग मैकेनिज्म है। फिर भी वो खुद को संभालता है, तलवार उठाता है, ऑरा बाहर निकालता है और आगे बढ़ता है। वो सोचता है कि भले ही अपोनेंट के पास वेपन एडवांटेज हो, लेकिन उसका मार्शल आर्ट्स लेवल ज्यादा है, इसलिए बढ़त उसी के पास होनी चाहिए। हमला करते हुए वो पेंटिंग द ग्राउंड एज अ प्रिजन का इस्तेमाल करता है। उसकी स्लैशेस लगातार लगती जाती हैं और हर वार के साथ गोल्डन ड्रम्स आसमान तक गूंजने लगते हैं। हर स्ट्राइक पिछली से ज्यादा भारी होती जाती है।
दुश्मन कहता है कि तलवार ऐसे इस्तेमाल नहीं की जाती और उसे चेतावनी देता है कि सिर्फ मार्शल आर्ट्स थोड़ा मजबूत होने से वो मनमानी नहीं कर सकता। दुश्मन अपना वेपन घुमाता है और चेंडू देखता है कि वो सीधा उसकी ओर आ रहा है। चेंडू कहता है तो ऐसा है। वो ब्रीज इन द फॉरेस्ट का इस्तेमाल करता है, कई वेव्स छोड़ता है, लेकिन फिर भी वो मैसिव अटैक उसकी ओर बढ़ता ही रहता है। उसी पल चेंडू तुरंत एनिमी के शोल्डर की तरफ शिफ्ट करता है और फाइनल स्लैश के लिए तलवार तैयार करता है। दुश्मन शॉक में कहता है कि वो तो अभी सामने था। चेंडू पेल ड्रैगन पॉइंट थ्रस्ट का इस्तेमाल करता है और एक ही साफ मूव में अपोनेंट को खत्म कर देता है। इस बार उसके विक्ट्री पॉइंट्स 10 बढ़ जाते हैं। बाद में चेंडू सोचता है कि यह पहली बार था जब उसने पेल ड्रैगन पॉइंट थ्रस्ट को सफलतापूर्वक अनलीश किया। वो सोचता है कि स्वॉर्ड को स्किलफुल क्यों कहा जाता है। उसे एहसास होता है कि स्किलफुल का मतलब डेक्स्टरस होना नहीं, बल्कि एवर चेंजिंग होना है। कभी हार्ड, कभी सॉफ्ट, कभी हिडन, कभी विजिबल, कभी थंडर की तरह तेज तो कभी पतली धारा की तरह बहता हुआ। फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड आर्ट के फाइनल फॉर्म के रूप में पेल ड्रैगन पॉइंट थ्रस्ट शायद यही सिखाने के लिए था कि स्वॉर्ड खुले और ऑनरेबल तरीके से भी इस्तेमाल हो सकती है और गुप्त रूप से भी। स्वॉर्ड खुद एक अनडिफाइंड वेपन है। एक स्टेटस नोटिफिकेशन आता है, फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड आर्ट टीयर 1 89% से बढ़कर टीयर 1 90% हो गई है। चेंडू कहता है कि रियल कॉम्बैट समझ को गहरा करता है और वो फिर से लड़ना चाहता है। ज्यादा देर नहीं लगती कि एक और नोटिफिकेशन आता है, उसकी फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड आर्ट फिर से इंप्रूव हो गई है। चेंडू तुरंत कहता है फिर से फाइट। वो फिर जीतता है और एक और नोटिफिकेशन कंफर्म करता है कि उसकी स्वॉर्ड आर्ट बढ़ गई है। वो ये सिलसिला बार बार दोहराता है। कुछ समय बाद चेंडू को तेज भूख लगने लगती है। तभी उसकी वॉच पर एक मैसेज आता है कि उसे ब्लू स्टार यूथ लिस्ट के टॉप 10,000 में प्रवेश करने पर बधाई। चेंडू अविश्वास से कहता है कि वो सच में ब्लू स्टार यूथ लिस्ट के टॉप 10,000 में पहुंच गया। फिर वो कहता है कि उसकी ब्लू स्टार यूथ लिस्ट की सारी डिटेल्स एक्सपैंड की जाएं। नोटिफिकेशन उसकी रैंकिंग्स दिखाता है। ब्लू स्टार यूथ लिस्ट रैंक 6219, सेवेंथ बायोस्फीयर यूथ लिस्ट रैंक 654, जायंट बियर रियल्म यूथ लिस्ट रैंक 55, पर्पल क्लाउड डिस्ट्रिक्ट यूथ लिस्ट रैंक 7, लियांग सिटी यूथ लिस्ट रैंक 1। सिस्टम जवाब देता है कि कमांड अंडरस्टूड है। चेंडू को यकीन ही नहीं होता। वो बेहद एक्साइटेड महसूस करता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि पेल ड्रैगन पॉइंट थ्रस्ट मास्टर करने के बाद वो सीधे लियांग सिटी यूथ लिस्ट में नंबर 1 बन जाएगा। उसे एहसास होता है कि अब होंगजी क्लास की सीट पक्की हो चुकी है। बाद में लियांग सिटी नंबर 1 हाई स्कूल के एक विशाल खुले मैदान में चेंडू मौजूद होता है। तभी अचानक एक आवाज उसे टोकती है। क्या उसे टीचर को देखकर ग्रीट करना भी नहीं आता? मैनर्स कहाँ गए? ये फंग लिगुअक है, लियांग सिटी नंबर 1 हाई स्कूल का डीन ऑफ स्टूडेंट्स और फंग रुई का सेकंड अंकल। चेंडू उसे ग्रीट करता है और कहता है हेलो टीचर, लेकिन मन में वो सोचता है कि उसकी बाह पर बंधा वो आर्म बैंड क्या है। वो अनोइंग टीचर कहता है कि नए सेमेस्टर में डीन ऑफ स्टूडेंट्स होने के नाते वो ग्रूमिंग और अपीयरेंस की यूनिफॉर्म इंस्पेक्शन कर रहा है और चेंडू से पूछता है कि उसने क्या पहन रखा है। चेंडू शांति से कहता है कि ये स्कूल यूनिफॉर्म है। आसपास के लोग हंसने लगते हैं। अचानक कोई चिल्लाकर सबको चुप कराता है। फिर कहता है कि चेंडू मुसीबत में फंसने वाला है, क्योंकि फंग रुई अभी तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हुआ है और उसका सेकंड अंकल जरूर बदला लेगा। एक और आवाज कहती है कि उन्होंने सुना है चेंडू सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि उसने बैंड ड्रग्स ली थीं और उसे यही मिलना चाहिए। कोई और कहता है कि उसने सच में सोचा था चेंडू इतना फॉर्मिडेबल है। एनोइंग टीचर अपनी स्टिक घुमाते हुए इधर उधर इशारा करता है और कहता है कि वो जहां जहां इशारा कर रहा है सब नॉन कॉम्प्लायंट है। चेंडू जवाब देता है कि ये सब स्कूल रेगुलेशंस के अनुसार हैं और उसे समझ नहीं आ रहा कि नॉन कॉम्प्लायंस कहाँ है। टीचर गुस्से से कहता है कि चेंडू अब टीचर से बहस करने की हिम्मत भी कर रहा है। जैसे ही वो वार करने वाला होता है, चेंडू उसकी स्टिक पकड़ लेता है। टीचर गुस्से से फट पड़ता है और कहता है कि चेंडू डिसिप्लिन नहीं मान रहा, टीचर का विरोध कर रहा है और वो उसे प्रिंसिपल को रिपोर्ट करके एक्सपेल करवा देगा। उसी पल एक शांत आवाज पूछती है, कौन मुझे ढूंढ रहा है? आने वाला व्यक्ति ली मू है, लियांग सिटी नंबर 1 हाई स्कूल का प्रिंसिपल। उसके साथ खड़े हैं वैंग एंड क्वन, लियांग सिटी के मेयर। प्रिंसिपल को देखते ही एनोइंग टीचर तुरंत आगे बढ़कर कहता है कि चेंडू ही ट्रबल कर रहा है। प्रिंसिपल उसे तुरंत हाथ के इशारे से चुप करा देता है। वो चेंडू की ओर देखकर पूछता है, क्या तुम चेंडू हो? चेंडू जवाब देता है, हाँ मैं ही चेंडू हूँ। प्रिंसिपल कहता है कि वे खास तौर पर उसे देखने आए हैं और बगल में खड़े व्यक्ति का परिचय कराता है, मेयर वैंग। मेयर वैंग मुस्कुराते हुए कहता है कि चेंडू लियांग सिटी यूथ लिस्ट में नंबर 1 बना और ब्लू स्टार यूथ लिस्ट के टॉप 10,000 में भी प्रवेश कर चुका है। इसलिए वो जरूर देखना चाहता था कि चेन कैसा रिमार्केबल इंसान है। एनोइंग टीचर अविश्वास में जमसा जाता है और पूछता है कि उसने अभी क्या सुना। क्या चेंडू सच में ब्लू स्टार यूथ लिस्ट के टॉप 10,000 में पहुंच गया है?
पीछे खड़े छात्र भी उतने ही स्टंड होते हैं, शौक में पूरा दृश्य देखते रहते हैं। चारों तरफ खुसर-पुसर शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि चेंडू सच में इतना ऑसम है, कोई और कहता है कि इस लेवल की ताकत के साथ उसे फेंग रुई को हराने के लिए कोई दवा लेने की जरूरत नहीं थी। कोई और बोलता है कि ब्रदर डू बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो पक्का होंगजी क्लास में जाएगा। प्रिंसिपल चेंडू से कहता है कि वो उनके साथ मीटिंग रूम चले, उन्हें कुछ बातें करनी है। चेंडू यस प्रिंसिपल कहता हुआ उनके साथ चल पड़ता है। चलते हुए प्रिंसिपल बताता है कि बातचीत के बाद चेंडू को सीधे होंगजी क्लास टीचर के पास रिपोर्ट करना होगा। वो जोड़ता है कि टीचर लियांग ने कल ही जोर दिया था कि चेंडू को होंगजी क्लास में ट्रांसफर किया जाए। मीटिंग रूम के अंदर पहले से कुछ लोग मौजूद होते हैं। उनमें से कुछ मेयर और प्रिंसिपल को सम्मान से ग्रीट करते हैं। वहां मौजूद लोगों में लियू बो भी है, लियांग सिटी नंबर 2 हाई स्कूल का सीनियर और वर्तमान में लियांग सिटी यूथ लिस्ट में सेकंड रैंक पर है। दूसरा है मॉनेट, लियांग सिटी नंबर 1 हाई स्कूल की होंगजी क्लास का नंबर 1 स्टूडेंट। वे एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन नजरें मिलते ही दोनों यही सोचते हैं कि वे सामने वाले को नहीं पहचानते हैं। सबके बैठ जाने के बाद मेयर सीधे मुद्दे पर आता है। वो बताता है कि पर्पल क्लाउड डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले 100 शहर हाई स्कूल सीनियर्स के लिए एक कंपटीशन आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं। वो समझाता है कि लियांग सिटी मार्शल आर्ट स्किल्स की रैंकिंग के आधार पर टॉप 3 स्टूडेंट्स भेजेगी और ये रैंकिंग कल शाम 6 बजे तक के डेटा पर आधारित होगी। वो कहता है कि लेवल 15 से ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट्स के नेतृत्व में वे 3 डे इवेंट में हिस्सा लेंगे, जिसे 100 सिटीज हेजेमनी टूर्नामेंट कहा जाएगा। वो आगे जोड़ता है कि इसका लोकेशन हाई सिटी नंबर 1 हाई स्कूल होगा। आगे वो बताता है कि टूर्नामेंट के फाइनल टॉप 10 को कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए अलग अलग मात्रा में बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, साथ ही कैश प्राइजेस भी। कम से कम 10 बोनस पॉइंट्स और 1 लाख युआन से शुरुआत होगी। ये सब समझाने के बाद मेयर पूछता है कि क्या वे इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। एक स्टूडेंट पूछता है क्योंकि ये कंपटीशन मार्शल आर्ट्स रैंकिंग पर आधारित है, इसमें वर्चुअल कॉम्बैट फॉर्मेट इस्तेमाल नहीं होगा। मेयर जवाब देता है कि वर्चुअल कॉम्बैट की तुलना में डिस्ट्रिक्ट लीडर्स यूनानिमसली मानते हैं कि रियल कॉम्बैट ज्यादा इफेक्टिव है। वो बताता है कि आयोजन स्थल पर सुरक्षा के लिए मार्शल आर्टिस्ट मौजूद रहेंगे और मुकाबले के दौरान सभी लोग खास सूट्स पहनेंगे और एक ही स्टैंडर्डाइज्ड लाइफ इंटेंसिटी के साथ लड़ेंगे। चेंडू ध्यान से सुनता है और अपने मन में सोचता है कि अपने मौजूदा मार्शल आर्ट्स लेवल के हिसाब से वो कम पर्पल डिस्ट्रिक्ट के टॉप 20 में तो होना ही चाहिए। वो ये भी सोचता है कि जिस रफ्तार से वो रोज इंप्रूव कर रहा है, टॉप 3 में घुसना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसके बाद मेयर जोड़ता है कि अगर वे टॉप 10 में नहीं भी पहुंच पाए, तब भी ये मौका उन्हें अपने पीयर्स के लेवल को समझने में मदद करेगा और वो उन्हें ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर न लेने की सलाह देता है। चेंडू थोड़ी देर हिचकिचाता है, फिर कहता है कि वो पार्टिसिपेट करेगा। बाकी दोनों भी कहते हैं कि वे भी हिस्सा लेंगे। मेयर सिर हिलाता है और कहता है कि ये अच्छा है, असली हीरोज यूथ से ही निकलते हैं। वो कहता है कि डिपार्चर टाइम कंफर्म होते ही उन्हें एडवांस में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और फिलहाल उन्हें वापस क्लास जाने को कहता है। जैसे ही चेंडू बाहर निकलता है, वो सोचता है कि अगर वो 100 सिटीज वॉर में टॉप 3 में आ गया तो उसके मॉम और डैड को रोज सुबह से शाम तक खुद को खपाकर काम नहीं करना पड़ेगा। वो खुद से कहता है कि उसे हर हाल में इस 100 सिटीज वॉर के टॉप 3 में पहुंचना ही है। जब वो होंगजी क्लास में प्रवेश करता है तो देखता है कि यहाँ डेस्क्स और चेयर्स पर किसी स्टूडेंट का नाम लिखा नहीं है, जैसा उसकी पिछली क्लास में होता था। वो चारों ओर देखता है और कहता है कि फिलहाल कहीं भी बैठ जाता हूँ, लेकिन उसके बैठने से पहले ही एक आवाज़ चिल्लाती है, यहाँ से दफा हो जाओ। वो आदमी पूछता है कि चेंडू खुद को क्या समझता है और क्या वो यहाँ बैठने के लायक भी है। ये पैंग हू है जो होंगजी क्लास में रैंक 10 पर है। उसे देखते ही चेंडू के दिमाग में आता है कि क्या क्लास में कोई भालू आकर बैठ गया है। जैसे ही वो आदमी पास आता है, चेंडू खड़ा हो जाता है और सोचता है कि ये कौन सा जमाना है, फिर भी लोग स्कूल बुलिंग जैसी हरकतें कर रहे हैं। उसी पल एक और स्टूडेंट आगे आता है और कहता है कि ये पैंग हू है और याद दिलाता है कि चेंडू आज पहली बार होंगजी क्लास में आया है, उसे यहाँ के रूल्स अभी ठीक से नहीं पता होंगे। चेंडू थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कि ये लड़का तो बिना आवाज़ किए पास आ गया और इसकी लाइफ इंटेंसिटी तो उससे कम से कम 2 लेवल्स ज़्यादा है। पैंग हू ठंडी हंसी हंसता है और कहता है कि चेंडू खुद को लकी समझे और मॉरेट के चेहरे की वजह से वो इस बार उसे छोड़ रहा है। इसके बाद मॉरेट समझाता है कि क्योंकि ये चेंडू का होंगजी क्लास में पहला दिन है, शायद वो नहीं जानता कि यहाँ स्ट्रेंथ हायरार्की सीट नंबर से तय होती है। वो बताता है कि हर महीने सीट रैंकिंग बैटल होती है, जिसमें रियल कॉम्बैट से ऑर्डर तय होता है और बॉटम 10 में आने वाले स्टूडेंट्स को अगले पूरे महीने क्लास में खड़े होकर पढ़ना पड़ता है। ये सुनकर चेंडू सोचता है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि होंगजी क्लास में कंपटीशन का प्रेशर इतना इंटेंस होगा। मॉरेट आगे जोड़ता है कि क्योंकि महीने की शुरुआत हो चुकी है, इस महीने की सीट रैंकिंग पहले ही तय हो चुकी है, लेकिन थोड़ी देर में चेंडू को चैलेंज के फॉर्म में सीट नंबर के लिए कम्पीट करना होगा।
चेंडू ध्यान से सुनता है और फिर पूछता है कि क्लास में बैठने के अलावा सीट रैंकिंग के हिसाब से और कोई फर्क पड़ता है या नहीं। वो सोचता है कि आखिर ये सवाल तय करेगा कि उसे अभी कितनी स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए। मॉरेट कहता है कि बिल्कुल, सीट रैंकिंग जितनी ऊपर होगी ट्रीटमेंट उतना बेहतर होगा, क्योंकि मंथली रिसोर्स सब्सिडी उसी से तय होती है। चंडू सोचता है कि अगर रिसोर्सेज मिलते हैं तो ये कोशिश करने लायक है। वो खुद से कहता है कि उसे जितना हो सके उतनी ऊंची सीट रैंक हासिल करनी ही है। थोड़ी देर बाद कॉम्बैट रूम के बाहर एक स्टाफ मेंबर अनाउंस करता है कि क्लास शुरू हो रही है और सभी को बगल वाले कॉम्बैट रूम में जाने को कहता है। कॉम्बैट रूम के अंदर स्टाफ टीचर समझाता है कि चैलेंजर ज्यादा से ज्यादा 3 चैलेंजेस दे सकता है और रियल कॉम्बैट के प्रदर्शन के आधार पर उसे सीट नंबर असाइन किया जाएगा। चेंदू सीधे कहता है कि वो नंबर 10 को चैलेंज करना चाहता है। जैसे ही चेंदू अपनी तलवार संभालता है और आगे बढ़ता है, स्टाफ मेंबर थोड़ा नर्वस हो जाता है। बाकी स्टूडेंट्स भी आपस में बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि ये तो आते ही टॉप 10 को चैलेंज कर रहा है। कोई और कहता है कि चेंदू देखने में तो सीधा साधा लगता है, क्या उसकी पर्सनैलिटी सच में इतनी एरोगेंट है? स्टाफ मेंबर अपने मन में सोचता है कि भले ही इस बच्चे की मार्शल आर्ट स्किल्स अच्छी हों, लेकिन इसकी लाइफ इंटेंसिटी होंगजी क्लास के ज्यादातर स्टूडेंट्स से काफी पीछे है और सिर्फ यही बात टॉप 10 को चैलेंज करने के लिए काफी नहीं है। वो ये भी सोचता है कि 10th प्लेस की रिसोर्स सब्सिडी 11th प्लेस से पूरे 50% ज्यादा होती है। इसी बीच चेंदू सोचता है कि सिर्फ इसी वजह से ये ट्राई करने लायक है। मोटा ताजा स्टूडेंट जोर से हंसता है और कहता है कि चेंदू अभी अभी होंगजी क्लास में आया है और पहले ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और उसे चेतावनी देता है कि बाद में पिटकर रोना मत। चेंदू शांति से पूछता है कि क्या वही 10th प्लेस है? वो मोटा छात्र जवाब देता है कि हाँ और कहता है कि चेंदू खुद को अनलकी समझे। तभी स्टाफ मेंबर पैंगहू को प्रोटेक्टिव गियर पहनने और अरीना में जाने का निर्देश देता है। स्टाफ मेंबर मन ही मन सोचता है कि उसने पहले चेंदू को स्टडी किस्म का समझा था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वो खुद को साबित करने के लिए इतना ईगर होगा। फिर भी वो मानता है कि थोड़ा कड़वा स्वाद चखाना भी एक तरह का टेम्परिंग ही है। दोनों अपने अपने हथियार तैयार करते हैं। जल्द ही बैटल शुरू होने की अनाउंसमेंट होती है। मोटा छात्र कहता है कि चेंदू तैयार हो जाए और बस इंतजार करे जांग पकड़कर रोने और दया मांगने का। वो इस लड़ाई को लेकर बेहद एक्साइटेड है और सोचता है कि वो आसानी से चेंदू को कुचल देगा और दिखा देगा कि वो कितना बेकार है। चेंदू भी अपनी ऑरा छोड़ता है और शांत मन से तैयार होता है। उसके दिल में बस यही चलता है कि देखते हैं। जैसे ही मोटे अपोनेंट का हथियार चेंदू के सिर की ओर आता है, वो पूरे भरोसे से कहता है कि चेंदू की रिएक्शन बहुत स्लो है और ये हिट पक्का लगेगा। ऑडियंस तुरंत नर्वस हो जाती है। कोई कहता है कि स्पीड का फर्क साफ है और चेंदू की लाइफ इंटेंसिटी पैंगहू से पूरा एक लेवल कम है, मतलब गेम ओवर, जीजी नेक्स्ट गेम। कोई और जोड़ता है कि लाइफ इंटेंसिटी में 0.1 का गैप भी जीत हार तय कर सकता है। फिर पूरा एक लेवल तो छोड़ ही दो, चेंदू तो पक्का हारेगा। लेकिन स्टाफ मेंबर कुछ अजीब नोटिस करता है और बुदबुदाता है कि चेंदू की लाइफ इंटेंसिटी तो लेवल 5.2 है। उसे याद आता है कि कल चेंदू सिर्फ 5.1 पर था और वो सोचता है कि सिर्फ एक दिन में वो 5.2 पर कैसे पहुंच गया। मोटा अपोनेंट जोर से हंसता है और कहता है कि चेंदू हार चुका है, लेकिन जैसे ही उसका हथियार नीचे आता है, उसका चेहरा शौक से बदल जाता है। वो अचानक महसूस करता है कि चेंदू अब उसके नीचे पहुंच चुका है। अगले ही पल चेंदू जबरदस्त ऑरा के साथ एक फियर स्लैश करता है और मोटे आदमी को सीधे अरीना से बाहर उड़ा देता है, जो जोर से जमीन पर जा गिरता है। यह है पेल ड्रैगन पॉइंट थ्रस्ट। स्टाफ मेंबर तुरंत अनाउंस करता है कि चेंदू की मार्शल स्किल अब टियर 1 परफेक्ट तक पहुंच चुकी है। चेंदू कहता है कि यह बस किस्मत थी और वो कल रात ही ब्रेक थ्रू कर पाया। लेकिन स्टाफ मेंबर के दिल में ये बात बैठती नहीं, क्योंकि एक ही रात में 90% से ऊपर पहुंचना बेहद शॉकिंग है। चेंदू कुछ कहना चाहता है, टीचर को पुकारता है, लेकिन उससे पहले ही टीचर अनाउंस करता है कि विनर चेंदू है। पूरा कॉम्बैट रूम चर्चा से भर जाता है। कोई कहता है कि चेंडू सच में जीत गया, वो भी पूरे एक लेवल के गैप के बावजूद। कोई चिल्लाता है कि ये तो कमाल है, सिंगल स्ट्राइक में जीत गया। पास ही मॉरेट चुपचाप ये सब देखता है और मन ही मन सोचता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि चेंडू सच में एक लेट ब्लूमिंग जीनियस निकलेगा। टीचर चेंडू से पूछता है कि अब जब उसे सीट नंबर 10 मिल चुका है तो क्या वो आगे चैलेंज करना चाहता है। चेंडू जवाब देता है कि नहीं। वो सोचता है कि कुछ रैंक्स ऊपर जाने से रिसोर्स सब्सिडी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अभी स्ट्रेंथ बचाना ही बेहतर है। इसके बाद मॉरेट पास आता है और चेंडू से कहता है कि अब वे क्लासमेट्स हैं तो वीचैट ऐड कर लेना चाहिए ताकि आगे कांटेक्ट में रह सकें। तुरंत कोई और भी बोलता है कि वो भी ऐड करना चाहता है, फिर एक और। थोड़ा नर्वस होते हुए चेंडू बस कहता है कि हाँ ठीक है। मोटा छात्र भी पास आता है, अपना एटीट्यूड नीचा करता है और कहता है कि चेंडू बड़ा दिल दिखाए और उसे माफ कर दे और पहले जो कहा था उसे दिल पर ना ले। चेंडू उसे देखता है और सोचता है कि ये आदमी सच में जानता है कब सिर झुकाना है और कब अकड़ दिखानी है। दूर से टीचर कुछ देर ये सब देखता है, फिर चेंडू को बुलाकर कहता है कि स्कूल के बाद उसके ऑफिस आना। बाद में ऑफिस में प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टर और चेंडू को अंदर बुलाता है।
अंदर आते ही टीचर माउंट एवरेस्ट मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी और माउंट थाई मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी का जिक्र करता है और पूछता है कि क्या उनके इकोसिस्टम में अर्ली स्पेशल एडमिशन के स्लॉट्स अभी भी अवेलेबल हैं। प्रिंसिपल पहले उसे बैठने को कहता है और पूछता है कि वो अचानक ये सब क्यों पूछ रहा है। टीचर समझाता है कि वो चाहता है कि चेंडू अर्ली स्पेशल एडमिशन का रास्ता ट्राई करे। प्रिंसिपल बताता है कि माउंट एवरेस्ट मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी और माउंट थाई मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी टॉप 8 फेमस स्कूल्स में गिनी जाती हैं। वो कहता है कि उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि मार्शल स्किल टियर 1 परफेक्ट तक पहुंची हो। वो ये भी चेतावनी देता है कि आखिरी 1% को हल्के में मत लो। भले ही चेंडू सिर्फ 1% दूर हो, लेकिन ये गैप पार करना बेहद मुश्किल होता है। टीचर जवाब देता है कि बातों से कुछ नहीं होगा और पूछता है कि क्या प्रिंसिपल के पास मार्शल स्किल टेस्ट करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वो सीधे चेंडू को टेस्ट करने का सुझाव देता है। प्रिंसिपल एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि लिंग युन सच में बहुत जिद्दी है। फिर वो टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट की ओर इशारा करता है और बताता है कि वो वहीं है। वो जोड़ता है कि उस इंस्ट्रूमेंट की मैक्सिमम लिमिट टियर 1 हाई स्टेज तक है, जो स्टूडेंट्स को टेस्ट करने के लिए बिल्कुल सही है। टीचर लिंग चेंडू से कहता है कि वो वही अटैक दोबारा दिखाए जो उसने सीट रैंकिंग बैटल में इस्तेमाल किया था और उसे इंस्ट्रूमेंट के सामने तय पोजीशन पर करने को कहता है। चेंडू आगे बढ़ता है, खुद को स्टडी करता है, तलवार संभालता है और ऑरा रिलीज करता है। फिर वो पेल ड्रैगन पॉइंट थ्रस्ट एग्जीक्यूट करता है। प्रिंसिपल शॉक में बोल उठता है और कहता है कि उसने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो कहता है कि कल दोपहर तक चेंडू सिर्फ टियर 1 हाई स्टेज पर था, लेकिन रात में ब्रेक थ्रू करके अब टियर 1 परफेक्ट तक पहुंच चुका है। इंस्ट्रूमेंट को डैमेज देखकर चेंडू तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि उसे नहीं लगा था कि इंस्ट्रूमेंट टूट जाएगा। टीचर प्रिंसिपल से कहता है कि चेंडू बिल्कुल एक कॉम्बैट जीनियस है। वो कहता है कि ऐसी कॉम्बैट इंस्टिंक्ट जो जीत के लिए जन्मी लगती है, बेहद रेयर और कीमती होती है। वो ईमानदारी से जोड़ता है कि अपने इतने सालों के टीचिंग करियर में ये पहली बार है जब उसे किसी ऐसे स्टूडेंट का सामना हुआ है जो कॉम्बैट के दौरान उसे इतना सीजन्ड फीलिंग देता है, मानो उसने अनगिनत लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल्स देखी हों। ये सुनकर चेंडू अपने मन में सोचता है कि टीचर की इंट्यूशन वाकई बहुत शार्प है। प्रिंसिपल खुद को रोक नहीं पाता और कहता है कि चेंडू एक जीनियस है, एक एब्सोल्यूट मार्शल आर्ट्स जीनियस। वो कहता है कि चेंडू को प्रायोरिटी पर ग्रूम किया जाना चाहिए और फैसला करता है कि फिलहाल उसके ट्रेनिंग रिसोर्सेज को सीट नंबर 1 के लेवल पर टेम्पररीली सेट किया जाएगा। वो ये भी कहता है कि अर्ली स्पेशल एडमिशन के बारे में वो खुद जाकर बात करेगा। जहां तक 100 सिटीज हेजिमनी टूर्नामेंट की बात है, वो चेंडू से कहता है कि उसे हर हाल में टॉप 3 में आने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि ऐसा होने पर लगभग सब कुछ गारंटी हो जाएगा। चेंडू फिर पूछता है कि ये अर्ली स्पेशल एडमिशन असल में होता क्या है। टीचर समझाता है कि नॉर्मल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के जरिए टॉप 8 फेमस स्कूल्स में जाने के लिए स्टूडेंट की लाइफ इंटेंसिटी कम से कम लेवल 6.5 होनी चाहिए। चेंडू की मौजूदा लाइफ इंटेंसिटी के साथ एग्जाम से पहले उस स्टैंडर्ड तक पहुंचना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन अगर वो स्पेशल एडमिशन का रास्ता अपनाता है तो उसे बस कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से 1 महीने पहले अपनी मार्शल स्किल को टियर 1 परफेक्ट तक पहुंचाना होगा। प्रिंसिपल जोड़ता है कि उस समय माउंट एवरेस्ट मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी और माउंट ताई मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी की टीचर्स 100 सिटीज हेजिमनी टूर्नामेंट के बाद खास तौर पर स्कूल आकर चेंडू का असेसमेंट करेंगे। चेंडू फिर पूछता है कि अगर वो इन दोनों स्कूल्स की अर्ली स्पेशल एडमिशन पास कर ले तो क्या वो फिर भी नॉर्मल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है और दूसरी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकता है। टीचर पूछता है कि क्या कोई मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी है जो उसे ज्यादा पसंद हो। चेंडू जवाब देता है कि अगर पॉसिबल हो तो वो माउंट वांग मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी जाना चाहता है। टीचर थोड़ा सरप्राइज्ड होता है और पूछता है कि क्यों, ये कहते हुए कि टॉप 8 फेमस स्कूल्स द्वारा दिए जाने वाले रिसोर्सेज लगभग एक जैसे ही होते हैं। चेंडू कुछ नहीं कहता और अपनी वजह अपने मन में ही रखता है। 60 साल पहले लेक वेस्ट सिटी के क्लाउड थंडर डिस्ट्रिक्ट पर जायंट रेस ने हमला किया था। हालांकि सिटी डिफेंस कॉर और आसपास के शहरों की फोर्सेस समय पर पहुंच गई थी, लेकिन मैन पावर लिमिटेड था और इस घटना में फिर भी सैकड़ों हजार लोगों की जान चली गई थी। चेंडू चाहता है कि उसका परिवार हमेशा सेफ और पीसफुल रहे, इसी वजह से वो माउंट वांग जाना चाहता है ताकि अगर कभी कोई डेंजर आए तो वो सबसे जल्दी वापस लौट सके। उसका चुनाव सुनकर टीचर अपने मन में सोचता है कि असली वजह यही है। वो मानता है कि जो लोग इस तरह सोचते हैं वे अक्सर वही होते हैं जिन्होंने फैमिली डिस्ट्रक्शन को देखा होता है। इतनी कम उम्र में एक कंप्लीट फैमिली के होते हुए भी ऐसा अवेयरनेस रखना ये दिखाता है कि ये लड़का बड़ी जिम्मेदारी उठाने के काबिल है। चेंडू फिर कहता है कि वो इन दोनों स्कूल्स को सेफ्टी नेट की तरह रखना चाहता है और पूछता है कि अगर वो माउंट वांग मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाया तो क्या वो इन दोनों में जा सकता है। प्रिंसिपल जवाब देता है कि अफसोस ऐसा नहीं हो सकता। वो समझाता है कि अर्ली स्पेशल एडमिशन पास करने के बाद चेंडू को उसी स्कूल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा जो उसे उसी स्कूल से बाइंड कर देगा।
टीचर जोड़ता है कि अगर चेंडू अगले महीने होने वाले 100 सिटीज हेजीमनी टूर्नामेंट में अच्छा रैंकिंग हासिल कर लेता है तो इन दोनों स्कूल्स में एडमिशन लगभग तय है। वो कहता है कि उसने उसके लिए सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है। अर्ली स्पेशल एडमिशन के साथ स्कोर रिक्वायरमेंट में और 100 पॉइंट्स की छूट मिल सकती है। अगर चेंडू अर्ली स्पेशल एडमिशन का रास्ता नहीं अपनाता तो ना सिर्फ उसकी लाइफ इंटेंसिटी को 6.5 तक पहुंचना होगा, बल्कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम स्कोर में भी मैक्सिमम सिर्फ 30 पॉइंट्स की ही छूट मिलेगी। अपने अनुभव से वो चेंडू को सलाह देता है कि वो अपने फ्यूचर को अंडर एस्टिमेट ना करे। चेंडू टीचर और प्रिंसिपल का धन्यवाद करता है और कहता है कि वो इस पर ध्यान से विचार करेगा। बाद में जब वो स्कूल गेट से बाहर निकलता है, चेंडू सोचता है कि अर्ली स्पेशल एडमिशन का समय 100 सिटीज हेजीमनी टूर्नामेंट के बाद है और उसमें अभी 1 महीने से ज्यादा वक्त है। वो फैसला करता है कि अब से कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम तक वो स्कूल द्वारा दिए गए एक्सक्लूसिव मार्शल आर्ट्स रूम में ही रहेगा और पूरी तरह अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करने पर फोकस करेगा। इस दौरान वो ये भी देखना चाहता है कि क्या मेडिसिन की मदद से लाइफ इंटेंसिटी को और तेजी से बढ़ाया जा सकता है। वो सोचता है कि जो चीज़ उसे चाहिए वो टेक्नोलॉजी मार्शल पैलेस में ज़रूर मिलेगी। उसे याद आता है कि पूरे हाई मार्शल कल्टिवेशन सिविलाइजेशन में 3 पिनिकल फोर्सेस हैं। एक है एक्सट्रीम मार्शल पैलेस जो एलियन सिविलाइजेशन से सीधे टकराता है। दूसरा है टेक्नोलॉजी मार्शल पैलेस जो ह्यूमंस के बीच पब्लिक ऑर्डर बनाए रखता है। तीसरा है मार्शल आर्टिस्ट्स अलायंस जो ह्यूमैनिटी के फ्यूचर की रक्षा करता है। उसे ये भी याद आता है कि टेक्नोलॉजी मार्शल पैलेस का ओनर ड्यूरैग्स है, जिसे सिविलाइजेशन का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। हालांकि उसकी स्ट्रेंथ यान से कम है, लेकिन ह्यूमैनिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट में उसके योगदान को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कुछ देर बाद एक लेडी विनम्रता से उसका स्वागत करती है और कहती है कि उसे सेवा करके खुशी होगी। चेंडू जवाब देता है, हेलो कहता है और बताता है कि वो थंडर की ब्लड पिल्स के 3 बॉक्सेस खरीदना चाहता है। लेडी थोड़ा सरप्राइज्ड होती है और समझाती है कि थंडर की ब्लड पिल्स सीधे परचेज नहीं किए जा सकते और इसके लिए इंड्योरेंस टेस्ट देना पड़ता है। फिर वो उसे अपने साथ चलने को कहती है। चेंडू समझता है कि थंडर की ब्लड पिल्स ऑफिशियली मार्शल आर्टिस्ट बनने से पहले ऑर्डिनरी लोग जो बेस्ट मेडिसिन्स खरीद सकते हैं उनमें से हैं, लेकिन इनके साथ रिस्क्स जुड़े होते हैं। कंज्यूम करने के बाद मेडिसिन का इफेक्ट थंडर एनर्जी में बदलकर शरीर की मेरिडियंस में दौड़ता है। अगर यूजर 30 मिनट के अंदर हाई लेवल मेंटल कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं कर पाता तो थंडर केओटिक हो सकता है और बेहद डेंजरस साबित हो सकता है। लेडी उसे अंदर आने को कहती है। चेंडू सोचता है कि इसी वजह से इस तरह के प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले इंड्योरेंस टेस्ट्स जरूरी होते हैं ताकि एक्सीडेंट्स रोके जा सकें। स्टाफ मेंबर उससे पूछती है कि क्या उसके कोई और सवाल हैं और अगर नहीं तो वो स्टार्ट बटन दबा देगी। चेंडू कहता है कि वो रेडी है। बटन दबते ही मशीन चलने लगती है। पास खड़ी लेडी हल्का सा हिलती है, टेस्ट से बची हुई शॉकवेव महसूस करते हुए। जब चेंडू बाहर निकलता है तो वो किसी को फोन पर कहते हुए सुनता है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट को बताया जाए कि थंडर की ब्लड पिल वाला इंड्योरेंस टेस्ट मशीन शायद टूट गया है। बाद में स्कूल के अंदर अपने एक्सक्लूसिव मार्शल आर्ट्स रूम में चेंडू पिल्स की इंस्ट्रक्शंस चेक करता है। स्टेटस दिखाता है कि रोज एक पिल लगातार 10 दिन लेने पर एक साइकिल पूरा होता है। मैक्सिमम 3 पिल्स एक दिन में ली जा सकती हैं और उन्हें एक साथ भी लिया जा सकता है। अगर 3 पिल्स एक साथ ली जाएं तो पेन लेवल एक पिल के मुकाबले 5 गुना होगा। चाहे 1, 2 या 3 पिल्स ली जाएं, इफेक्ट ड्यूरेशन हमेशा 30 मिनट्स ही रहता है। 3 to 5 साइकिल्स के बाद एंटीबॉडीज बनने लगती हैं और इफेक्टिवनेस धीरे धीरे कम हो जाती है। ये पढ़कर चेंडू सोचता है कि शॉप पर इंड्योरेंस टेस्ट का पेन लेवल एक सिंगल पिल का सिर्फ 50% था, जो उसके लिए कुछ भी नहीं था। वो अंदाज़ा लगाता है कि अगर वो 3 पिल्स एक साथ भी ले ले और पेन टेस्ट से 10 टाइम्स हो जाए तब भी वो हैंडल कर सकता है। ये सोचकर वो तीनों पिल्स एक साथ खा लेता है। लगभग तुरंत ही जबरदस्त बिजली की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है। फिर भी वो दांत भींचकर सोचता है कि ये उसके बस के बाहर नहीं है। तभी एक नोटिफिकेशन आती है जो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि उसकी लाइफ इंटेंसिटी लेवल 5.2 से बढ़कर लेवल 5.3 हो गई है। ये देखकर चेंडू एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि ये तो शानदार है और अब वो लेवल 6.5 से एक कदम और करीब आ गया है। वो खुद से कहता है कि अगर लाइफ इंटेंसिटी की ग्रोथ स्पीड इसी तरह बढ़ती रही तो वो अर्ली स्पेशल एडमिशन का रास्ता पूरी तरह रिजेक्ट कर देगा। चेंडू सोचता है कि वो ओरिजिनली पूरे 1 महीने तक मेडिसिन लेने वाला था, लेकिन अब लगता है कि वो सिर्फ 10 दिन ही ले पाएगा। कार्ड का बैलेंस कैलकुलेट करने के बाद उसे पता चलता है कि वो सिर्फ 55 डेज तक ही सपोर्ट कर पाएगा। सोच विचार करने पर वो समझता है कि सूनर और लेटर उसे 100 सिटीज हेजमिनी टूर्नामेंट में कम से कम टॉप 2 में घुसना ही पड़ेगा ताकि आगे डेवलपमेंट के लिए इनफ पैसा मिल सके। थोड़ी देर बाद उसका शरीर जवाब दे देता है और वो जमीन पर गिर जाता है।
वो सोचता है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि पहली बार थंडर ची पिल लेने के साइड इफ़ेक्ट्स इतने इंटेंस होंगे। उसे एहसास होता है कि थंडर पावर के शरीर में बेकाबू दौड़ने की वजह से उसका शरीर टेम्पररीली हिल भी नहीं पा रहा है। वो खुद से कहता है कि अगर शरीर थक चुका है तो वो मेंटल पावर इंप्रूव करेगा और क्रिस्टल स्पेस में एंटर करने का फैसला करता है। कुछ समय बाद वो जागता है और सोचता है कि उसने पूरी रात क्रिस्टल स्पेस में ग्रीन फायरफ्लाई जायंट्स का स्लॉटा किया। हालांकि इस बार वो उन्हें पूरी तरह डिफीट नहीं कर पाया, लेकिन उसकी मेंटल पावर काफ़ी इंप्रूव हो चुकी थी। बैटल और अपनी तेज़ मूवमेंट्स को याद करते हुए उसे ये भी एहसास होता है कि स्कूल की रिसोर्स सब्सिडी आ चुकी है। खुद को एनर्जाइज्ड महसूस करते हुए वो सोचता है कि उसे क्लास जाने का इंतज़ार नहीं हो रहा। बाद में होंगजी क्लास के अंदर मेंटल पावर टीचर और मार्शल आर्टिस्ट्स अलायंस की मेंबर या डाई क्लास शुरू करती हैं। वो कहती हैं कि आज वो मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए एक कॉम्बैट मेथड मेंटल पावर अटैचमेंट के बारे में एडवांस में सीखेंगी। चेंदू सोचता है कि मेंटल पावर क्लास होंगजी क्लास की एक यूनिक चीज़ है और सिर्फ वही स्टूडेंट्स इसे सीख सकते हैं जिनकी मेंटल पावर कम से कम टियर 2 हो। वो ये भी नोटिस करता है कि टीचर की लाइफ इंटेंसिटी लेवल 15 से ऊपर है। टीचर आगे समझाती हैं कि मार्शल आर्ट स्किल का लेवल जितना ऊंचा होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मेंटल पावर को सही से मास्टर किया जाए तो हाफ एफर्ट में डबल रिजल्ट हासिल किया जा सकता है। वो बताती हैं कि मार्शल आर्ट स्किल्स से ट्रिगर होने वाली फिजिकल स्ट्रेंथ आमतौर पर पूरे शरीर में बिखरी होती है, जबकि मेंटल पावर उस सारी स्ट्रेंथ को एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर सकती है, जिससे एक्सप्लोजिव पावर बहुत बढ़ जाती है। वो कहती है कि पूरे शरीर की हर एक स्ट्रैंड ऑफ स्ट्रेंथ को पूरी तरह इस्तेमाल करने की एबिलिटी ही मेंटल पावर अटैचमेंट है। चारों ओर देखते हुए चेंदू सोचता है कि कोई भी हैरान नहीं लग रहा, शायद सबने इसे पहले से सीख रखा है। टीचर फिर याद दिलाती हैं कि मेंटल पावर टियर 10 से पहले मेंटल पावर अटैचमेंट से मोबिलाइज होने वाली फिजिकल स्ट्रेंथ बेहद लिमिटेड होती है। वो कहती हैं कि वो इसमें ज़्यादा समय लगाने की सलाह नहीं देती। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए वो फिलहाल लाइफ इंटेंसिटी इंप्रूव करने पर फोकस करने की सलाह देती हैं। फिर वो अनाउंस करती हैं कि अब वो सबकी मेंटल पावर टेस्ट करेंगी और सभी स्टूडेंट्स को खड़े होने को कहती हैं। एक अजीब टेक्निक प्रिपेयर करते हुए वो बताती हैं कि थोड़ी देर में वो एक शॉर्ट फ्लूट से सॉन्ग ऑफ एग्जॉस्शन बजाएंगी, जिससे हर स्टूडेंट की मेंटल पावर एक्यूरेटली डिटेक्ट की जा सकेगी। वो उम्मीद जताती हैं कि सबके रिजल्ट्स पिछले सेमेस्टर से बेहतर होंगे। फिर वो चेंदू की ओर देखकर कहती हैं कि वो चाहे तो पार्टिसिपेट करे या ना करे, इसका कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चेंदू थोड़ा नर्वस हो जाता है और सोचता है कि शायद टीचर मान रही हैं कि उसकी मेंटल पावर सिर्फ टियर 1 है और फ्लूट बजते ही वो गिर पड़ेगा, सबके सामने एम्बैरस हो जाएगा। फिर भी चेंदू बोलता है और कहता है कि वो पार्टिसिपेट करना चाहता है। टीचर सहमत हो जाती हैं, लेकिन मन ही मन सोचती हैं कि यंग लोग हमेशा कम्पिटिटिव होते हैं और मेंटल पावर कोई आसान चीज़ नहीं है। वो मानती हैं कि होंगजी क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी इस मामले में अभी काफ़ी क्लमजी हैं। फिर भी क्योंकि चेंदू लिंगयुन का स्पेशल अटेंशन वाला स्टूडेंट है, वो सोचती हैं कि अगर बाद में उसे दिक्कत हुई तो वो उसे रोक लेंगी और प्राइवेटली कंफर्ट करेंगी। वो फ्लूट उठाती हैं और बजाना शुरू करती हैं, सबको ध्यान केंद्रित करने और पूरी ताकत से रेजिस्ट करने को कहती हैं। वो समझाती हैं कि सॉन्ग ऑफ एग्जॉस्शन बॉडी और माइंड दोनों को एक साथ थका देगा। सभी स्टूडेंट्स खुद को संभाल लेते हैं। चेंदू, मोरिट और पूरी होंगजी क्लास कॉन्फिडेंस के साथ टेस्ट का सामना करती है जैसे ही ये शुरू होता है। जैसे ही क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स ने टेस्ट के लिए तैयारी पूरी की, या डाय ने अपनी फ्लूट बजानी शुरू कर दी। एक हॉन्टिंग मेलेडी हवा में फैल गई और बैंगनी स्पिरिचुअल प्रेशर की लहर बनकर पूरे कमरे को घेर लिया। चेंडू ने ऊपर देखा, उसे एक अजीब एनर्जी सर्ज अपनी ओर कन्वर्ज होता महसूस हुआ। उसके माइंड के भीतर से एक विशाल बैंगनी सिल्हूट धीरे धीरे उभरी और अचानक उसके सामने आकर ठहर गई। चेंडू कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो आकृति आगे झपटी और एक ताकतवर किक उसके ऊपर दे मारी। खुशकिस्मती से चेंडू की रिफ्लेक्सेस बेहद तेज थीं। जैसे ही अटैक नीचे आया, उसने दोनों हाथ उठाकर उसे ब्लॉक कर लिया। वार जबरदस्त था, लेकिन वो अपनी जगह पर जड़ की तरह अडिग खड़ा रहा। चेंडू को महसूस हुआ कि यह सच में एक एक्सेप्शनल हिप्नोसिस टेक्निक है। क्लासरूम के अंदर टीचर याडाई स्तब्ध खड़ी थीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि चेंडू ने उनका अटैक इतनी आसानी से झेल लिया, जैसे वो कोई साधारण चीज हो। चेंडू ने बस हल्की सी मुस्कान दी, मानो ये टेस्ट अभी भी उसके लिए काफी इंटेंस नहीं है। याडाई ने मन ही मन स्वीकार किया कि लड़के की मेंटल स्ट्रेंथ उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा रेजिलिएंट है, लेकिन उनकी नज़र में ये ताकत अभी भी काफी नहीं थी। उन्होंने इंटेंसिटी बढ़ाने का फैसला किया और स्पिरिचुअल प्रेशर को एक और लेवल ऊपर कर दिया।
तुरंत ही क्लासरूम के बाकी स्टूडेंट्स दर्द से चिल्लाने लगे। उनके पैर लड़खड़ाने लगे, घुटने कमजोर पड़ गए और वे उस भयानक प्रेशर को सह नहीं पाए। याडाए शांत भाव से देखती रहीं, जैसा उन्होंने पहले ही अनुमान लगाया था। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी लेवल पर कोलैप्स हो चुके थे। उनकी नजर घूमकर उस एक शख्स पर टिक गई जो अभी भी खड़ा था। उन्होंने सोचा, और तुम? लेकिन फिर याडाए एक बार फिर शॉक में आ गई। उनके सामने चेंडू अब भी सीधा खड़ा था। उसके चारों ओर स्पिरिचुअल एनर्जी की लहरें उफान मार रही थीं। बाकी स्टूडेंट्स अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वे आपस में फुसफुसाने लगे। चेंडू का परिवार बहुत गरीब था। वो स्पिरिचुअल एनहांसमेंट आइटम्स अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसका मतलब ये था कि उसके पास न सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्शल टैलेंट है, बल्कि रिमार्केबल मेंटल एप्टीट्यूड भी है। ये कॉम्बिनेशन बेहद रेयर है। दूसरे कोने में पांगहू, जिसे चेंडू ने कल हराया था, खुशी से हंस रहा था। उसके मन में था कि चेंडू जितना ज्यादा ताकतवर दिखेगा, उतना ही ये साबित होगा कि उसकी अपनी स्ट्रेंथ भी कम नहीं थी। ऐसे इंसान से हारना शर्मनाक नहीं था। अचानक एक तेज क्रैकिंग साउंड गूंज उठा। स्पिरिचुअल प्रेशर अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था और कुछ टूट गया था। सभी डरकर आवाज की दिशा में देखने लगे। क्लास का टॉप स्टूडेंट, जिसे सब जीनियस मानते थे, जमीन पर गिर चुका था। उसकी नजरें अब भी चेंडू पर टिकी थीं और उसकी आंखों में साफ शौक झलक रहा था। उसने सोचा, अगर चेंडू किसी अमीर परिवार में पैदा हुआ होता तो वो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में जा सकता था। याडाए और भी हैरान रह गई। मॉरेट लेवल 6 पर गिर गया था, लेकिन चेंडू अभी भी लेवल 7 पर टिके हुए था। उसकी लिमिट जानने के लिए उन्होंने सीधे लेवल 8 पर प्रेशर बढ़ा दिया। चेंडू ने दांत भींच लिए। अब उसका शरीर सच में प्रेशर का असली भार महसूस करने लगा था। उसके चारों ओर एनर्जी पहले से कहीं ज्यादा वायलेंट हो गई। उसके माइंड के भीतर वो आकृति फिर से फैलने लगी और पहले से कहीं विशाल और डरावनी हो गई, मानो पहाड़ की तरह उसके सामने खड़ी हो। अब ये पहले जितना आसान नहीं था। चेंडू को इनविजिबल लेकिन बेहद शक्तिशाली अटैक्स को रोकने के लिए अपने हाथ घुमाने पड़ रहे थे। वो धीरे धीरे पीछे धकेला जा रहा था। उसे लगा जैसे कोई भारी वजन उसके पूरे शरीर को कुचल रहा हो। फैंटम का इनविजिबल पंच हवा को भी हिला रहा था। पसीना उसके चेहरे से टपकने लगा और उसकी आंखों में स्ट्रेन साफ दिख रहा था। लेवल 8 स्पिरिचुअल प्रेशर सच में कोई मजाक नहीं था। चेंडू ने खुद को संभाला और जोर से दहाड़ लगाई। अपने शरीर की हर सेल पर दबाव डाल रही ताकत के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। ये दृश्य देखकर याडाए अंदर तक हिल गईं। उन्हें एहसास हुआ कि मेंटल पावर सिर्फ विल पावर ही नहीं, बल्कि फिजिकल कैपेबिलिटी भी तय करती है। अपने मार्शल टैलेंट और डैमेज इम्यून मेंटल स्ट्रेंथ के साथ चेंडू ग्रेट आइस सिविलाइजेशन के लिए एक परफेक्ट वॉरियर था। उसी क्षण उन्होंने टेस्ट समाप्त कर दिया। ये खबर तुरंत प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर दी गई। प्रिंसिपल के ऑफिस में लीमू हैरानी से बोले, क्या चेंडू के पास मार्शल आर्ट्स और मेंटल पावर में डुअल टैलेंट्स हैं? याडाए ने बाहें बांटते हुए ठंडे स्वर में पुष्टि की, हाँ, मैंने खुद क्लास में वेरीफाई किया है। पास खड़े लिंगयुन बस गर्व से मुस्कुरा सकते थे। ये खबर सुनते ही प्रिंसिपल लीमू अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़े। एक्साइटमेंट में उनके बाल जैसे खड़े हो गए। लिंगयान ने पूरे यकीन से कहा कि ये लड़का निश्चित रूप से लेवल 20 मार्शल आर्टिस्ट, एक सोअरिंग स्काई मार्शल आर्टिस्ट बनने की क्षमता रखता है। याडाए ने भी प्रशंसा में सिर हिलाया। उड़ान भरने में सक्षम सोअरिंग स्काई मार्शल आर्टिस्ट सच में ट्रांसेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। प्रिंसिपल लीमू ने दृढ़ता से कहा कि चेंडू जैसा जीनियस 10,000 में एक होता है। उसे 8 कन्वेंशनल प्रेस्टीजियस स्कूल्स में अप्लाई करना वेस्ट होगा। उसका असली लक्ष्य 3 टॉप मार्शल यूनिवर्सिटीज होने चाहिए, वही इंस्टीट्यूशंस जो सोअरिंग स्काई मार्शल आर्टिस्ट्स को ट्रेन करती हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण खबर भी बताई। ब्लैक ड्रैगन मार्शल यूनिवर्सिटी हेजेमनी टूर्नामेंट के बाद एडमिशंस करेगी। उन्होंने लिंगयान को आदेश दिया कि चेंडू को रिक्रूटमेंट में जरूर पार्टिसिपेट कराएं। कोच लिंगयान ने तुरंत मिलिट्री सल्यूट में हाथ उठाकर जोर से जवाब दिया, यस प्रिंसिपल। कुछ ही देर बाद चेंडू को ऑफिस बुलाया गया। उसने विनम्रता से नॉक किया और पूछा, आपने मुझे बुलाया था सर? लिंगयान उत्साह से भरे हुए सीधे मुद्दे पर आए। उन्होंने पूछा कि क्या चेंडू ब्लैक ड्रैगन यूनिवर्सिटी के बारे में जानता है? चेंडू ने जवाब दिया कि वो बस इतना जानता है कि ये 3 टॉप मार्शल यूनिवर्सिटीज में से एक है। लिंगयान ने समझाया कि ये 3 यूनिवर्सिटीज ऑर्डिनरी एंट्रेंस एग्जाम से स्टूडेंट्स नहीं लेती। वे सिर्फ उन्हीं जीनियस को चुनती हैं जिनमें सोअरिंग स्काई मार्शल आर्टिस्ट बनने की उम्मीद होती है। सोअरिंग स्काई मार्शल आर्टिस्ट एक ट्रांसेंडेंट रेल्म है। उसे हासिल करने के लिए मार्शल आर्टिस्ट की लाइफ फोर्स इंटेंसिटी 9.9 होनी चाहिए और कम से कम इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर मार्शल स्किल होना जरूरी है। टीचर ने आगे एनालिसिस जारी रखा। हाई स्कूल स्टूडेंट्स में से सिर्फ 50% ही मार्शल आर्टिस्ट्स होते हैं।
लाइफ फोर्स इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए मेडिकेशन लेना एक एक्स्ट्रावेगेंट तरीका है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और कई लोग कल्टिवेशन के गोल्डन पीरियड को पहले ही खो चुके होते हैं। चैंडू चुपचाप सुनता रहा, उसका चेहरा शांत था, मानो वो मन में कुछ कैलकुलेट कर रहा हो। कुछ पल बाद उसने सिर उठाया, उसकी आंखें दृढ़ थीं और उसने कहा कि वो ब्लैक ड्रैगन मार्शल यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। उसके दिल में था कि ये रास्ता चुनते ही उसे शायद अपने परिवार से दूर जाना पड़े, लेकिन उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उसे और ताकतवर बनना ही होगा। लिंगयान संतुष्ट होकर सिर हिलाते हैं और उसके कंधे पर प्रोत्साहन भरा हाथ रखते हैं। वो कहते हैं कि मौजूदा हालात में 8 प्रेस्टीजियस स्कूल्स को बैकअप प्लान की तरह रखा जा सकता है। ब्राइट फ्यूचर के लिए ब्लैक ड्रैगन यूनिवर्सिटी को लक्ष्य बनाते हुए चेंडू ने अपना फैसला कर लिया। फिलहाल वो 1 महीने बाद होने वाले 100 सिटीज हेजेमनी टूर्नामेंट पर पूरा ध्यान देगा। बाकी सब कुछ रिजल्ट्स आने के बाद देखा जाएगा। क्लास खत्म होने के बाद चेंडू घर लौटता है। किचन से एक गर्म आवाज आती है, ब्रेकफास्ट तैयार है, आ जाओ। बैकपैक कंधे पर टांगे चेंडू बाहर आता है और खुशी से अपनी मां को जवाब देता है। खाने के दौरान उसकी छोटी बहन उसे चुपचाप देखती रहती है। उसे लगता है कि हाल में उसके भाई में कुछ बदल गया है। उसका फिजिक और रिफाइंड हो गया है, चेहरा और हैंडसम लगने लगा है और उसके आसपास एक ऐसी ऑरा है जो उसे पढ़ पाना मुश्किल बना देती है। नाश्ते के बीच में चेंडू अचानक बोलता है और एक अहम फैसला सुनाता है। डैड, मॉम, सिस, आज से मैं स्कूल डॉर्मेट्री में शिफ्ट होने का प्लान कर रहा हूं ताकि पूरी तरह अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सकूं और अगले महीने के 100 सिटीज हेजेमनी टूर्नामेंट की तैयारी कर सकूं। उसकी मां तुरंत चिंतित हो जाती हैं। उन्हें डर लगता है कि बेटा फिर खुद को ज्यादा थका देगा और गिर पड़ेगा। उसकी बहन हैरान होकर पूछती है कि ये कैसे पॉसिबल है? डॉर्मेट्री अरेंजमेंट्स तो साल की शुरुआत में होते हैं, अभी कैसे शिफ्ट करेगा? चेंडू अपनी मां को आश्वस्त करते हुए मुस्कुराता है और समझाता है कि स्कूल ने उसे काफी स्पेशल रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं और वो पहले की तरह खुद को कोलैप्स तक नहीं धकेलेगा। वो जोड़ता है कि स्पेशल क्लास के हर स्टूडेंट को पर्सनल मार्शल ट्रेनिंग हॉल दिया गया है, जिसमें प्राइवेट रेस्ट एरिया भी है ताकि ट्रेनिंग और फिजिकल रिकवरी दोनों सही से हो सके। जहां मां चिंतित थीं, वहीं उसके पिता बेहद सपोर्टिव थे। उन्होंने मुट्ठी भींचकर बेटे को प्रोत्साहित किया और कहा कि ये डिटर्मिनेशन बनाए रखे और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताए। भरोसे भरी आंखों से उन्होंने कहा, बस आगे बढ़ते रहो। परिवार के समर्थन से चेंडू का मन हल्का हो गया। उसने नाश्ता खत्म किया, खड़ा हुआ और स्कूल जाने की तैयारी की। पूरा परिवार उसे दरवाजे तक छोड़ने आया। मां ने कहा, अपना ध्यान रखना। पिता ने आवाज लगाई, गो फॉर इट, और उसकी छोटी बहन ने शरारती अंदाज में कहा कि वो फर्स्ट प्राइज जीतकर घर लाए। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।